नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक की दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साप्ताहिक खबरों में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक की खबरों को शामिल किया है। साथ ही विभिन्न राज्यों से दृष्टिबाधित संबंधित प्रकाशित खबरों की भी बात करूंगा। एक खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मामला है और एक खबर काफ़ी विस्तृत है, इसलिए मैं कल या परसों विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट खबर है हम सभी के लिए। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ये खबर 23 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित हुई है। मामला भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग बच्चे की मां को सीसीएल देने से, सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव, बाल देखरेख अवकाश देने से इनकार करना संविधान कर्तव्यों का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसको संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन बताया गया है। एक महिला जो कि हिमाचल राज्य सेवा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, भूगोल की शिक्षिका है, और उनका बच्चा गंभीर रूप से दिव्यांग है। कई सर्जरी प्रकाशित खबर के अनुसार उस बच्चे की हुई है, और संबंधित महिला ने राज्य के विभाग से सीसीएल देने की अपील की, लेकिन इनकार कर दिया गया, और उसके बाद में ये मामला तमाम प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जीवी पारदीवाला की पीठ ने इसकी सुनवाई की और कई अहम टिप्पणियां, बातें इस पर कही है। सबसे पहले उन्होंने इसे संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन बताया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सीसीएल संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करता है। ये भी दोनों न्यायाधीशों की तरफ से कहा गया। फिर कहा कि जो सरकार है हिमाचल, नीतिगत निर्णय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाए, ये भी निर्देश से जारी किए गए थे। और इसके अतिरिक्त जो अहम बात कही गई वो थी कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। सीसीएल के लिए कहा गया है, चाइल्ड केयर लीव के लिए, कि ये विशेष अधिकार नहीं है महिलाओं के लिए, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें निर्णय देने में सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से भी सहायता मांगी गई। हिमाचल के अधिकारियों को भी सीसीएल वाली याचिका पर जो है निर्णय लेने के लिए कहा गया है। ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि जो अधिकारी है इससे जुड़े वो इस पर निर्णय लें। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश और बाल महिला विकास जो विभाग है उनके सचिवों को भी समिति में शामिल करने के लिए कहा, और ये कहा कि 31 जुलाई 2024 तक इस मामले में संशोधन किया जाए, साथ ही जिससे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी उसमें भी बेहतरी आएगी।
हालांकि माफ़ी चाहता हूँ, वो शब्द अलग मेरे उसकी जगह पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, और कोर्ट संबंधित मामलों में बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है, और वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई लाइन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि शब्दावली और जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, एक एक वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि न्यायालय की अपनी भाषा होती है और उस पर बहुत कोशिश रहती है मेरी कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखी जाएं। तो यहाँ पर RPWD एक्ट का भी उल्लेख किया गया है। ये हिमाचल सरकार का मामला था और CCL से जुड़ा था, जिस पर सुनवाई करके निर्देश जारी किए गए हैं। फिर इसके बाद एक और खबर दृष्टिबाधित संबंधित है। एक ब्लाइंड लड़की जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के तारानगर की रहने वाली है, जिसके विवाह के लिए स्कूल के स्टाफ ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। एक ग्राम पंचायत है झोटरा, ये तारानगर विधानसभा क्षेत्र चूरू में पड़ती है, और इसी क्षेत्र में वहाँ सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है, और इस PO क्षेत्र के अंडर में कई छोटे स्कूल भी आते हैं। उन्हीं स्कूलों में से एक स्कूल घासला अथुणा गांव है। यहाँ पर एक कमला देवी शर्मा विधवा महिला मिड डे मील में काम करती है, दोपहर का भोजन बनाती है, और उसके दामाद की मौत आज से 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में हुई, और उस मौत के बाद में उसकी लड़की की जिम्मेदारी भी कमला देवी पर आ गई। उसके विवाह तय हुआ, और लेकिन आर्थिक समस्या उसके सामने थी। उसने अपनी समस्या को अपने ही स्कूल में स्टाफ के समक्ष रखा, जो घासला अथुणा स्कूल था। उसके स्टाफ के समक्ष अपनी समस्या रखी, और स्टाफ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1 लाख रुपए इस स्कूल के स्टाफ ने इकट्ठे किए। इसके बाद में संबंधित स्कूल के जो स्टाफ ने अपने PO जो प्रिंसिपल थे झोटरा सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के, उनसे बात की, और उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए पैसे इकट्ठे किए, और लगभग 1,51,000 रुपये का मायरा यानी भात उस ब्लाइंड लड़की को बहन मानते हुए स्टाफ ने भरा। साथ ही जो गांव के लोग थे उन्होंने भी मदद की, और पूरे जो पारंपरिक तौर पे पूरी रस्म के साथ में इस ब्लाइंड लड़की का विवाह को संपन्न करवाया। फिर एक और खबर प्रकाशित हुई है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से संबंधित है, जिन्होंने एक ब्लाइंड को हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारा। अभी लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। अर्जुन मुंडा भी अपने संसदीय क्षेत्र से खड़े हुए हैं, और वहाँ पर इनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया। आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक गीत और नाच गान के साथ में मंत्री का स्वागत किया। नाचते गाते आदिवासी महिलाएं और अन्य लोग उनको एक स्थानीय नेता है BJP के, जिनका नाम है विजेंद्र हेमरून, उनके आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया। वहाँ तक स्वागत के लिए मंत्री जी को ढोल नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ गाते नाचते महिलाएं उनको साथ लेकर गई। इसमें एक ब्लाइंड भी शामिल थे, जिनका नाम सूरदास मुंडा बताया गया है, जो कि वहीं के उसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर गांव का भी नाम बताया गया है। ये खबर जो 23 अप्रैल 2024 को ही प्रकाशित हुई है, तुरपा रांची से प्रकाशित ये खबर हुई है। और जिस गांव में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है उस गांव का नाम है उड़ीकेल। उड़ीकेल में ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया। सूरदास मुंडा मांडर वाद्य यंत्र बजाने
महारत हासिल है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के साथ में चलकर वाद्य यंत्र बजाते हुए उस निवास स्थान पर पहुंचे। उसकी छत पर यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में सारे लोग सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रहे थे, भीड़ ज़्यादा थी। ऐसे में दृष्टिबाधित कलाकार भी सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और उस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की निगाह पड़ी और उन्होंने मदद करते हुए दृष्टिबाधित को छत से नीचे उतारा और उसके कलाकारी की, उसके हुनर की भी प्रशंसा की। ये पूरी खबर अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे संबंधित है। इतनी लंबी चौड़ी खबर छपी। हिंदी समाचार पत्रों की एक बड़ी समस्या है, वो इस तरह के मामलों में रोचकता अधिक ढूंढते हैं। मैंने पूर्व में भी जिक्र एक बार किया था। अंग्रेजी समाचार जो अहम मुद्दे हैं, अहम समस्या हैं दिव्यांगों की, ब्लाइंड की, उनको उठाते हैं, जबकि हिंदी समाचार पत्र उसमें रोचकता ढूंढते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खबर इतनी आवश्यक नहीं थी कि इसको प्रकाशित किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सेवा करना, उसकी मदद करना एक मानवीय कर्तव्य भी है, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो। अगर वो करते हैं तो वो मानवीय सेवा है, मानवीय कर्तव्य है। लेकिन अखबारों की अपनी समस्या है, क्योंकि आजकल इनको पाठक, तो किसी ने कहा है कि पाठक नहीं मिल रहे, इनको ग्राहक की ज़रूरत होती है। लोकप्रियता बटोरने के लिए, अपने ग्राहक बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्रकाशित करते। कई तो ये तो फिर भी थोड़ी बहुत अहमता रखते, लेकिन कुछ ऐसी खबर भी छपती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है ब्लाइंड से रिलेटेड। उन सब के लिए वो नई चीज़ें होती हैं और समाज, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सब कुछ इतनी जागरूकता आ चुकी है। लेकिन ये समस्या है हिंदी समाचार पत्रों की, जो मुद्दे प्रकाशित करने चाहिए, छापने चाहिए, उन्हें छापते नहीं है, जो नहीं छापने चाहिए उन्हें छापा जाता है। खैर, अगली खबर की बात करते हैं। वचन अगली खबर 26 अप्रैल 2024 की है, दिल्ली से प्रकाशित हुई है। दृष्टिबाधित एवं दिव्यांगों ने साइकिल यात्रा में लिया हिस्सा। दूधी नामक स्थान पर साइकिल यात्रा पहुंचने पर साइकिल यात्रा का किया स्वागत। 15 दृष्टिबाधितों ने इस साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया है। 15 अप्रैल 2024 को दिल्ली के इंडिया गेट से ये यात्रा शुरू हुई और 27 अप्रैल 2024 को ये यात्रा मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पहुंचेगी। 1700 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। ज्ञान गंगा कीप द होप ए लाइव और रोटरी क्लब के द्वारा इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। दूधी तिराहे पर पहुंचने पर सोमवार को सचिव शैलेंद्र ने इस यात्रा का स्वागत किया और यात्रा को आगे बढ़ाया। 15 अप्रैल को ये यात्रा दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू हुई है और 1700 किलोमीटर का सफ़र तय करके यात्रा पहुंचेगी मुंबई। और यात्रा का उद्देश्य दृष्टिबाधितों के साथ समानता का व्यवहार और अन्य जो समस्या है उनको लेकर ये यात्रा का आयोजन किया गया है। अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। लुधियाना पंजाब से ये खबर प्रकाशित हुई है। लुधियाना बार एसोसिएशन के चुनाव हुए जिसके लिए मेंबर चुने गए
और एक दृष्टिबाधित एडवोकेट गुरुबख्श सिंह को डीबीए के लिए मेंबर चुना गया। उनसे इसके लिए कोई फीस नहीं ली गई। अन्य सदस्यों ने इनका समर्थन किया और डीबीए का इनको मेंबर चुना गया। गुरुबख्श सिंह ने अपनी कानूनी पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई पंजाब के एक यूनिवर्सिटी से की है। अगली खबर 24 अप्रैल 2024 की है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से ये खबर प्रकाशित हुई है, जहां पर दृष्टिबाधित छात्रों को स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए गए। मुंबई NIIF की उपाध्यक्ष जयंती नाहा ने बतौर चीफ गेस्ट लॉयला कॉलेज आंध्र प्रदेश में हिस्सा लिया और वहाँ पर अपना एक भाषण भी रखा। भाषण में बोलते हुए उन्होंने दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ा उपकरण शिक्षा को बताया। साथ ही 10 दृष्टिबाधित छात्रों को स्मार्ट विजन चश्मा वितरित किए। इसके अतिरिक्त लॉयला कॉलेज आंध्र प्रदेश को 10 लैपटॉप भी दिए। जयंती नाहा के अतिरिक्त इसी संस्था के अजय सिंह ने भी भाषण के दौरान लॉयला कॉलेज की प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त एक और खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर 2 ब्रेल पुस्तकों का विमोचन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। पूर्व IAS अधिकारी रही और कैरोकुलम एरिया ग्रुप NCERT की मेंबर अनीता भटनागर जैन ने किताबें लिखी हैं और ब्रेल में भी इसके संस्करण तैयार किए गए, जिसका विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने किया। पहली किताब इनकी हिंदी में है, मिस हेल्थ के नाम से, और दूसरी किताब अवर अर्थ अवर होम के नाम से लिखी गई है। यह अंग्रेजी में है और आनंदीबेन पटेल ने किताब की प्रशंसा की है। ये भी कहा है कि दिव्यांगों के पाठ्यक्रम में इस किताब को शामिल करना चाहिए। साथ ही पूर्व IAS का कहना है कि कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियों को इस किताब में वर्णित किया है, लिखा है और इससे दृष्टिबाधितों को लाभ होगा। अगली खबर भी 24 अप्रैल 2024 की है। इटावा जसवंत नगर से एक खबर प्रकाशित हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का जसवंत नगर गढ़ माना जाता है, लेकिन चुनाव या राजनीति से संबंधित एक खबर नहीं है। शिवा नाम के 12वीं क्लास के एक छात्र जिसने हाल ही में एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है। इस छात्र ने 12वीं बोर्ड में 74% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए अर्चना सिन्हा ने उसे इसके गांव जाकर सम्मानित किया है। 500 नंबर की ये परीक्षा थी, जिसमें से 342 अंक दृष्टिबाधित छात्र शिवा यादव ने प्राप्त किए। ये छात्र जसवंत नगर के समीप गांव प्रतापनेर का रहने वाला है और इस उपलब्धि के लिए समयकित जिला समन्वय की अधिकारी अर्चना सिन्हा ने उसके गांव जाकर छात्र को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त एक और खबर जो कि 24 है या 25 अप्रैल की ये खबर है। हिमाचल प्रदेश से खबर प्रकाशित हुई है और हिमाचल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। इम्पोर्टेंट खबर है। वहाँ के दृष्टिबाधित और मुखबधिर स्कूलों में अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए
मामला नियमितीकरण का था और इस तरह के मामलों को लेकर 9 याचिका हाई कोर्ट में लगी हुई थी और सभी की सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा था। इन सभी का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किए हैं और सरकार को कहा है कि दृष्टिबाधित और मूकबधिर स्कूलों में अनुबंध के आधार पर लगे शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए, साथ ही जो वित्तीय सेवा हैं उनका लाभ समान रूप से दिया जाए। इनमें एक दृष्टिबाधित स्कूल जो कि धौली में संचालित है उसका भी जिक्र हुआ है, वहाँ के शिक्षकों का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का कहना रहा है कि अनुबंध के आधार पर उन्हें लगाया गया वो अन्य के समकक्ष कार्य भी कर रहे थे, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा था और अन्य के समकक्ष वेतन लाभ भी नहीं दिया जा रहा। इसके लिए हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिक्षकों के नियमितीकरण साथ ही वित्तीय संबंधित पेंशन संबंधित लाभ देने के लिए भी कहा। अगली खबर 23 अप्रैल 2024 की है और ये खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से प्रकाशित हुई है। गणेश तलाई स्थित निवाड़ अंचल के नेत्रहीन संघ के छात्रों ने अखंड रामायण पाठ किया। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती थी और इस उपलक्ष्य में इस संस्था के छात्रों ने अखंड पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया। दृष्टिबाधित छात्रों के द्वारा रामचरितमानस का अखंड पाठ क्षेत्र के 2 मंदिर जिनमें एक रामेश्वर मंदिर और दूसरा खेड़ाती हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया गया। इसके अतिरिक्त इस संस्था के संचालक नंदराम आवेचा ने बताया कि संस्था की तरफ से स्थापना वर्ष पर प्रति वर्ष अखंड रामायण का पाठ छात्रों के द्वारा किया जाता है, जिसमें अन्य क्षेत्रों से भी दृष्टिबाधितों को रामायण पाठ में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इस बार भी दूसरी जगहों से दृष्टिबाधित पाठक रामायण में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने अखंड पाठ किया। इस बार इस संस्था का 19वां स्थापना वर्ष मनाया गया। खेड़ाती मंदिर में अखंड रामायण का पाठ का आयोजन किया गया। अखंड रामायण की चर्चा चल रही है। राजस्थान के लुई ब्रेल संस्थान जो कि विश्वकर्मा जयपुर में स्थित है, वहाँ पर भी 2 मई 2024 को एक अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा जाएगा। संस्था के सचिव ओम प्रकाश जी अग्रवाल की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। पूर्व में भी इस तरह के संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस बार भी ये अखंड रामायण का कार्यक्रम 2 अप्रैल को रखा गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा अखंड रामायण पाठ भी इसके बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें दृष्टिबाधित पाठक अखंड रामायण का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश से सलील तिवारी जी और सलील जी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से निखिल तिवारी और लुई ब्रेल दृष्टिहीन संस्थान के छात्र भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये कक्षा 8वीं तक का
विद्यालय है। 8वीं तक के दृष्टिबाधित छात्रों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। सलील तिवारी जी भी एक छात्र के रूप में और प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर अध्यापन भी करवाया, साथ ही अध्यापन किया भी, अध्ययन भी किया। इसके अतिरिक्त अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। 22 अप्रैल 2024 के बिहार के मुजफ्फरपुर से ये खबर प्रकाशित हुई है। ये मामला धोखाधड़ी का है। एक दृष्टिबाधित जिसको उसकी पत्नी ने विवाह के 30 साल बाद धोखा देकर और उसके 12,000 रुपये लेकर फरार हो गई। वैशाली जिले के लालगंज का रहने वाला ये दृष्टिबाधित है। 30 साल पहले इसका विवाह एक दृष्टिबाध महिला से हुआ। अब ये रिश्ता टूट चुका है। बताया गया है कि महिला ने संबंधित व्यक्ति की ब्लाइंडनेस से परेशान होकर ये फैसला लिया और उसे अकेला ऑटो में छोड़कर 12,000 से अधिक रुपए लेकर वो फरार हो गई। इसका मामला जब लोगों ने थाने में दर्ज कराया तो सारी बातों का खुलासा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, ये व्यक्ति वैशाली के लालगंज का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर में महिला का मैके है। उसने बीमारी के बहाने से दृष्टिबाधित व्यक्ति से रुपए लाने के लिए कहा। दृष्टिबाधित रुपए लेकर जब मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पहुंचा तो उससे 12,700 रुपये ले लिए गए थे और उसे ऑटो में ही छोड़कर महिला वहां से फरार हो गई। ये प्रकाशित खबर के अनुसार मामला बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक और खबर, ये भी हिमाचल प्रदेश से है। 23 अप्रैल 2024 को ये खबर प्रकाशित हुई है। सरकार बनाए दृष्टिबाधितों के लिए ठोस नीति। एक संगठन CPIM के सदस्य राकेश संगा और डॉक्टर कुलदीप तंवर ने सरकार से ये मांग की है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। हालांकि 23 अप्रैल की है और समय के हिसाब से मैंने इस खबर को लिया है, लेकिन तारीख के हिसाब से इसमें गलत लिखा गया है और दैनिक भास्कर में इस तरह की मिस्टेक आती हैं। पूर्व में एक खबर थी राजस्थान से जुड़ी हुई, जो एक शिक्षा मंत्री आज से 10 साल पहले थे, उनका जिक्र किया गया था वर्तमान शिक्षा मंत्री की जगह। तो इस तरह के मिस प्रिंट दैनिक भास्कर में कई बार देखने को मिलता है, लेकिन समय जो दिया गया था उसके हिसाब से मैंने इस खबर को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के जोधपुर में स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल श्री नरेश कुमार जी जैन साहब का निधन हो गया। वो लंबे समय से लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे। 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। 24 अप्रैल 2024 को उनका अस्पताल में निधन हो गया। वो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित थे और लंबे समय तक NVS यानी नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर में उन्होंने प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए संस्था का नेतृत्व किया।